नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका टेस्ट हम लोग जो देख रहे हैं अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है अभी, बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 और ये टेस्ट नंबर है आपका 18। ठीक है, ये टेस्ट नंबर है आपका 18 और इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 30 सवाल अभी देखने वाले हैं। हिंदी का अभी टेस्ट हम यहाँ पर लेंगे आप सभी का, ठीक है, और हिंदी का ये टेस्ट होगा और ये डेली आपकी 7 बजे से टेस्ट चलती है, तो डेली आप लोग 7 बजे से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। या टेस्ट नंबर 18 है। इसके पहले 17 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो टेस्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए, एक बार दो बार उसको रिवीजन कर लीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। आज का पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल है और काफ़ी आसान सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर खाली स्थान पे क्या भराएगा ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि खाली स्थान पर भरना है ने अपना घोंसला बनाया। तो अपना घोंसला कौन बनाता है? चीता अपना घोंसला थोड़ी बनाता है, शेर भी नहीं बनाता है ना, हाथी भी नहीं बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। सेकेंड नंबर सवाल है आपका दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ है। तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा? तलवार सिर पर लटकी रहना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा भयंकर खतरा बने रहना, है ना, भयंकर खतरा बने रहना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही है। फटाफट सभी लोग आ जाइए, 7 बज चुकी है और डेली आपकी टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अगला सवाल आपका है थर्ड नंबर। तीसरा नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है ना। ये वाक्य दिया गया है और इसमें कहाँ पर त्रुटि है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका वाक्य है कि वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। देखिए, ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, कहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें गलत है, आपको स्वतंत्रता उत्पन्न किया है ना, स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके जगह पर क्या होगा? स्वतंत्र उत्पन्न किया है ना, स्वतंत्रता नहीं होगा, स्वतंत्र होगा। और आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका स्वतंत्रता की जगह स्वतंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी आपका उसी प्रकार का सवाल है। एक वाक्य दिया गया है कि वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा, कहाँ पर ये गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें एक त्रुटि कहाँ है? देखिए, हमारे जीवन का जो ये लिखा गया है ये यहाँ पर गलत है। इसके स्थान पर क्या होगा? हमारे जीवन में, है ना, का के जगह क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में होगा। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे जीवन का जो है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये भी आपका उसी प्रकार का है। ये वाक्य दिया गया है कि कई लोग उसके पीट रहे थे, है ना। ये रेखांकित शब्द है, इसको आपको बदलना है। तो उसके पीट रहे के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो उसके पीट रहे नहीं होता है, उससे पीट रहे थे होता है ना, उसे पीट रहे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, उसे पीट रहे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 7 बज चुकी है। डेली आपकी जो क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है और अभी डेली आपकी 9 बजे जो क्लास चल रही है उसमें आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है रात में 9 बजे से। तो 9 बजे वाली भी क्लास आपको ज़रूर करना है। और अभी 9 बजे जो चल रही है एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का, और आज होगा चैप्टर नंबर आपका 3 होगा आज 9 बजे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा आज,
है ना। चलिए तो हम अगला सवाल देख लेते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये भी उसी प्रकार का है। वाक्य है कि अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। तो स्वावलंबन जो कहलाती है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो स्वावलंबन कहलाती है के स्थान पर होगा स्वावलंबन कहलाता है, कहलाती नहीं होगा, कहलाता है। स्वावलंबन कहलाता कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना। स्वावलंबन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपका वाक्य है कि जीवन अवसरों में एक धारा है। जीवन अवसरों में एक धारा है। अवसरों में एक धारा है, इसके स्थान पर क्या आएगा? देखिए, अवसरों में एक धारा है के स्थान पर होगा अवसरों की एक धारा, है ना। में नहीं होगा, में के जगह पर क्या होगा? की, है ना। अवसरों की एक धारा, ठीक है। अवसरों की एक धारा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। अवसरों की एक धारा है, ये यहाँ पर होगा। जीवन क्या है? तो अवसरों की एक धारा, है ना। हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अवसर मिलते रहता है और हम उस अवसर का लाभ उठा करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी आपके पास अवसर है कि आप अच्छे से तैयारी करें, आप डीएलएड करें और उसके बाद जो टीचर बने आप, है कि नहीं। तो ये आपके पास अवसर है। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य है कि नेता ने बहुत बढ़िया दिया। तो नेताजी क्या देते हैं? नेताजी वाद विवाद देते हैं? नहीं। प्रवचन देते हैं? नहीं। आख्यान देते हैं? नहीं। नेताजी भाषण देते हैं, है ना। कहता है बहुत बड़का भाषण देने वाला बन गया है। तो नेताजी क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया भाषण दिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब बताइए कि योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या किया। अब जो योद्धा होता है वो उसका काम क्या है? लड़ाई करना, है ना। तो योद्धा का लिखाई करेंगे थोड़ी, पढ़ाई थोड़ी करेंगे, रुलाई थोड़ी करेंगे, क्या करेंगे? तो बहादुरी के साथ वो लड़ाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 10 नंबर। आप लोग अपना अपना जो है स्कोर जरूर लास्ट में बताना है कमेंट करके कि कितना आपने सही जवाब दिया है। 10 नंबर है कि सही वर्तनी को यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है। निरकार नहीं होता है ना, ये भी गलत है। निराकार, निराकार। अब बताइए कि ये दोनों में से कौन सा सही है? सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पर देखिए निराकार जो होता है ये दीर्घईकार नहीं होता है, ये होता है निहर्षईकार होता है ना। इस प्रकार से लिखाता है निराकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 11 नंबर कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द हमारा दिया गया है अभ्युदय, और अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? अभ्युदय का जो अर्थ होता है वो होता है प्रगति। क्या होता है? अभ्युदय का मतलब प्रगति होता है। प्रगति के अलावे उन्नति भी होता है, ठीक है। उन्नति भी होता है इसका अर्थ है। और इसका पूछ रहा है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची हो जाएगा आपका उन्नति, है ना। पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि 7 बजे से डेली नोटिफिकेशन मिल सके। 9 बजे से अभी ज्योग्राफी की क्लास होगी तो सभी लोग 9 बजे से भी क्लास ज्वाइन जरूर कीजिएगा। प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर देना है। परोपकार करने वाला, है ना। एक वाक्य है परोपकार करने वाला। परोपकार करने वाले को क्या कहते हैं ना, ये कहते बहुत बड़ा परोपकार कर दिया क्या, तो परोपकार करने वाले को कहा जाता है परोपकारी। क्या कहते हैं उसको? परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बड़का परोपकारी हैं। जी हाँ, तो परोपकार किया है इसीलिए वो क्या है? परोपकारी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को यहाँ पर प्रतिस्थापित करके आपको उसके स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ वाक्य है कि मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। भाई साहब चटनी की रोटी तो मैंने नहीं खाया, है ना। चटनी के साथ रोटी भला ही खाए हैं, है ना। आप भी खाए होंगे। तो मजदूर ने चटनी
के चटनी के चटाई खाई नहीं, मजदूर ने रोटी का चटनी खाई नहीं, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, है ना, चटनी के से रोटी खाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार के सवाल आपको पूछ सकता है सही करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य है कि संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों को जीवन नहीं होता है ना, संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, कहाँ पर ये गलत लिखा गया है, संतों को नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, संतों का होगा, है ना, क्या होगा, संतों का जो जीवन क्या होता है तो परोपकार के लिए होता है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गलत है, संतों को नहीं संतों का होगा। अगला सवाल है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब देखिए वाक्य है कि साथ चलने वाला। ठीक है, आपके साथ कोई चलने वाला है तो बताइए, है ना, है तो बताइए। दिए गए वाक्य के लिए साथ चलने वाले को क्या कहते हैं, सहयोगी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सहयोगी कहते हैं, या फिर सहगामी कहते हैं, या सहयोग कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए साथ चलने वाले को सहगामी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सहयोगी नहीं सहगामी होगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द का अर्थ जो है अन्य तीन से भिन्न है। अन्य तीन से भिन्न कौन सा है, बैरागी, सेवक, परिवर्जक या फिर त्यागी। देखिए तो सभी जो है ना ये वैरागी का पर्यायवाची है, अन्य सभी जो है वैरागी का पर्यायवाची है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। 16 का जो आंसर हो जाएगा सेवक। ठीक है, और जितने हैं जैसे वैरागी है, परिवर्जक है या त्यागी है, तो ये सभी क्या है आपस में क्या है दोस्तों, तो अपने आपस में क्या है, तो ये पर्यायवाची शब्द है किसके, तो बैरागी का। लेकिन जो सेवक है वो अलग शब्द है और अलग हमसे पूछ रहा था, यानी कि इस चारों में से अलग कौन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेवक, क्योंकि बैरागी, परिवारजक या त्यागी जो है वो बैरागी का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है ना, बताइए वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ जो है अन्य तीन से भिन्न है। तो अन्य सभी जो है ना वो भृत्य यानी कि सेवक का पर्यायवाची है। ठीक है, भृत्य जो है वो सेवक का पर्यायवाची है। आंसर क्या होगा 17 का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भृत्य मतलब कि सेवक का पर्यायवाची, यानी भृत्य, परिचायक या चेरा ये सभी क्या है तो आपस में एक है ना, और जबकि जो मालिक है ये क्या है तो ये अलग है। ठीक है, ये अलग शब्द है। तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा प्रतियोगी का, बताइए। आप एक प्रतियोगी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतियोगी का उल्टा होता है सहयोगी। क्या होता है, सहयोगी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही है। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट मारते चलिएगा। ठीक है, हम चलते हैं आपका अगला सवाल 19 नंबर। ठीक है, मात्र लगभग 20 मिनट की आपकी क्लास चलेगी डेली, है ना, ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना बर्बाद हो और आप अच्छे से तैयारी भी करते रहें। आप अपना भी टेस्ट देते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, और जो हमारी क्लास होती है उसको भी आप जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न है कि स्थूल का विलोम पूछ रहा है, तो स्थूल का विलोम क्या होगा। देखिए स्थूल का अर्थ क्या होता है, अगर स्थूल का अर्थ पूछे तो स्थूल का अर्थ होता है मोटा, मूर्ख, ठीक है, या फिर जिसका तल समान न होता है उसको स्थूल कहा जाता है, या असूक्ष्म भी होता है। ठीक है, तो इसका जो उल्टा पूछ रहा है हमको, विलोम पूछ रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका क्रिस। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रिस होगा। और क्रिस का अर्थ क्या होगा, दुर्बल, है ना, निर्बल या विरूप। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्रिस। ठीक है, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए, तो स्थूल का उल्टा क्रिस हो गया। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 20 नंबर प्रश्न है कि महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है। देखिए अगर महेंद्र को हम संधि विच्छेद करें तो कैसे संधि विच्छेद होता है, महाजोड़ इंद्र। महेंद्र को क्या लिखते हैं, महाजोड़ इंद्र लिखते हैं महेंद्र। और इसमें
महेंद्र शब्द में जो है ये गुण स्वर संधि है ना। कौन सी स्वर संधि है? तो गुण स्वर संधि है। और यही हमसे पूछ रहा था किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो ये है गुण स्वर संधि। क्यों है गुण स्वर संधि? क्योंकि इसमें आ और ई मिल करके ए हो जाता है, इसीलिए इसमें गुण स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 नंबर है कि शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। देखिए शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? शिरोमणि का जो संधि विच्छेद होगा वो सिरह जोड़ मणि होगा, है ना। सिरह जोड़ मणि होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही है। ठीक है। और यहाँ विसर्ग के पहले जो है अ तथा बाद में प वर्ग के पंचम वर्ण म है तो मिलकर के वो ओ हो जाता है ना। तो इसमें सिरह जोड़ मणि हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संयोग का जो संधि विच्छेद होगा फटाफट बताइएगा सभी लोग। सम जोड़ योग क्या होता है? सम जोड़ योग होता है आपका संयोग। ठीक है। सम जोड़ योग म में यहाँ पर हंत होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा सम जोड़ योग। ऑप्शन नंबर सी में है आपका, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। आप लोग फटाफट अपना जवाब देते चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला सवाल है आपका 23 नंबर। डेली आपकी जो क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है, तो आप 7 बजे से बिल्कुल डेली रेडी रहिए, तैयार रहिए। और 9 बजे से अभी क्लास चल रही है ज्योग्राफी की NCERT। ठीक है। तो 9 बजे भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। अभी डिस्क्रिप्टिव होगा आज, है ना, उसका थ्योरी क्लास होगा और कल उसका फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। पीताम्बर, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा बताइए। देखिए पीताम्बर शब्द का जो समास विग्रह होता है, पीत है जिसका अंबर, है ना, पीत है जिसका अंबर, बिल्कुल सही बात है। या फिर पीत है वस्त्र जिसका, ये भी बिल्कुल सही है। पीला अंबर है जिसका, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों इसका जो है वो समास विग्रह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम चलते हैं 24 नंबर। आपको देखिए एक काम करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, बस इतना ही काम आपको करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित आपको बताना है। रहित मतलब उसमें प्रत्यय नहीं है ना। रहित का मतलब क्या होता है? उसमें प्रत्यय नहीं होना चाहिए। जैसे कवित्य है, तो कवित्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें त्व प्रत्यय है ना, इसमें त्व प्रत्यय है आपका कवित्य में। लघुत्व है, तो लघुत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें भी त्व प्रत्यय है। ठीक है। और जैसे बिकाऊ है, तो बिकाऊ में से कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आऊ प्रत्यय है ना। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें आऊ प्रत्यय है। और आपका एक बच गया आपका कुख्यात, तो कुख्यात मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी इसमें प्रत्यय नहीं है। और प्रत्यय जो लगता है ये शब्द के बाद में लगता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कुख्यात में कोई भी प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय रहित है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि झंडा का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए झंडा का पर्यायवाची। देखिए झंडा जो शब्द है ना, इसका पर्यायवाची ध्वज होगा, ध्वजा होगा, पताका होगा, केतन होगा, वैजंती होगा, बहुत सारा होता है झंडा का पर्यायवाची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केतन, है ना। केतन भी इसी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट है। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। प्रश्न है कि अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द। देखिए अनुशीलन का पर्यायवाची जो होता है ये सतत अभ्यास होगा, है ना। सतत अभ्यास होता है, या फिर अध्ययन करना होता है, मनन करना होता है, विचार करना होता है, चिंतन होता है, सेवा जो बारंबार की जाए होता है। ठीक है। तो अनुशीलन का जो यहाँ पर विकल्प में क्या दिया गया है? हमारा अध्ययन दिया गया है। ठीक है। तो अध्ययन हमारा बिल्कुल सही है। अध्ययन के अलावे अगर सतत अभ्यास रहता, मनन रहता, विचार रहता, चिंतन रहता, तो ये सभी सही था आपका। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगला सवाल है आपका 27 नंबर। 27 नंबर एक निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बताइए उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ हो। ठीक है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के पहले लगता है। जैसे कि प्रधान है, तो प्रधान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्र उपसर्ग है ना, इसमें प्र उपसर्ग है। प्रस्ताव है दूसरा ऑप्शन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भी प्र उपसर्ग है ना। और एक है जैसे प्रचार, तो प्रचार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भी प्र उपसर्ग है। लेकिन जो रूपक है
है ना। रूपक में कोई भी उपसर्ग रहित है ना, इसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है, यानी कि अलग है ना। भिन्नार्थक मतलब क्या हो गया, अलग हो गया। दयालु है, कृपालु है, सदस्य या क्रूर है, क्या होगा। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा, दयालु, है ना। यहाँ आंसर जो हो जाएगा दयालु। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा, नहीं दयालु नहीं होगा, आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों क्रूर हो जाएगा, है ना। क्योंकि दयालु है, कृपालु है और सदस्य है, सदय है, ये सभी जो है ये दयालु का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, दयालु का लीजिए, कृपालु का लीजिए, सदय का लीजिए, तो ये सभी किसका पर्यायवाची है, तो दयालु का ही है। लेकिन क्रूर जो है ना ये अलग शब्द है। ठीक है, ये क्रूर क्या है, अलग शब्द है, तो अलग ही हमसे पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 सवाल कह रहा है कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने सवाल हैं ना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो कमल नयन में कौन सा समास है, तो बताइए। सॉरी, अलंकार है, समास नहीं, अलंकार है। तो कमल नयन में रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। रूपक अलंकार किसको कहते हैं, जिसमें उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक अलंकार कहते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट सवाल है। तो भाई साहब ध्यान दे रखिएगा, अंत भला तो सब भला, लास्ट वाला बिल्कुल हमें सही करना है, जोर लगा देना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है ना। दीर्घ संधि युक्त हमको बताना है, तो दीर्घ संधि युक्त कौन सा है। अब देखिए जैसे देवेंद्र है ना, ये क्या है आपका देवेंद्र। तो देवेंद्र को हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा आपका देव, है ना, देव जोड़ इंद्र, है ना। देवेंद्र को कैसे लिखेंगे, देव जोड़ इंद्र, और ये कौन सा संधि है, तो ये गुण संधि है। ठीक है, ये कौन सा संधि हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, और एक है आपका सूर्योदय, है ना। तो सूर्योदय जो है ये हो जाएगा सूर्य जोड़ उदय। सूर्योदय को संधि विच्छेद सूर्योदय कैसे होगा, सूर्य जोड़ उदय, है ना, सूर्य जोड़ उदय यानी कि सूर्योदय। और ये भी कौन सी संधि है, तो ये भी गुण संधि है। एक है आपको महर्षि, ठीक है, एक है आपका महर्षि, और महर्षि को क्या संधि विच्छेद कैसे तोड़ेंगे, महाजोड़ ऋषि, है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे, महाजोड़ ऋषि, है ना, महाजोड़ ऋषि होगा महर्षि का। और ये कौन सा संधि है, तो ये भी आपका गुण संधि है। हमें पूछ रहा था दीर्घ संधि युक्त, तो 30 का हमारा जो सवाल होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दैत्यारी। ठीक है, दैत्यारी जो है ये हमारा क्या है, तो दीर्घ संधि युक्त पद है आपका। ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो ये रहा आज का टेस्ट, आपको कैसा लगा। देखिए हमारे इसका आंसर आपको दे दिया गया है। इसके अलावे हमारे यहाँ देखिए सीटेट की भी तैयारी हो रही है, और सीटेट के अलावे प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रही है। प्रधान शिक्षक के अलावे जो एक आपका अब जो बीपीएससी के द्वारा जो आप जो शिक्षक अब बनिएगा, ठीक है, तो उसकी भी तैयारी हम शुरू करेंगे बहुत जल्द जब ये वैकेंसी आएगी, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। आज हो गया टेस्ट नंबर आपका 18 यहाँ पर समाप्त, और कल होगा टेस्ट नंबर 19। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज 9 बजे क्लास होगी ज्योग्राफी की, तो सभी लोग उसमें ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है, पार्टिसिपेट करना है। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।